The math class is key to unlock the success Kali and Prakamper. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ क्लासेस। माई सेल्फ अभिषेक शर्मा। मैं आपको जनरल साइंसेस पढ़ा रहा हूँ। बायो मैंने स्टार्ट करी थी सेल से। आपने पिछले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो पर डिस्क्रिप्शन पे लिंक आ रहा है, पहले वहाँ पे पिछले वीडियोस देखिए। हमने सेल से स्टार्ट किया था और आज हम अपना नया जो हमारा तंत्र है, जो हमारा नया सिस्टम है, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा है हमारा दूसरा अगला सिस्टम? परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसकी बात करेंगे आज हम लोग। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। आप ये समझिए, सर्कुलेटरी सिस्टम हम बेसिकली किसकी बात करते हैं? परिसंचरण तंत्र में ब्लड की बात करते हैं, अपने रुधिर की बात करते हैं। ठीक है, हमारा ब्लड कहाँ बनता है, किस तरीके से ब्लड जो होता है वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुँचता है और कैसे ब्लड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उस हिसाब से हम किसको पढ़ेंगे आज? परिसंचरण तंत्र को या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम को। ठीक है, जब मैंने आपको सेल पढ़ाई थी तो आपको बताया था सेल होता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो क्रोनोलॉजी है इसको आप हमेशा से याद रखिए क्योंकि ये क्रोनोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेल के बाद क्या आता है? टिश्यू। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ब्लड क्या है, व्हाट इज़ ब्लड, ठीक है, तो ऐसा नहीं बताना ब्लड जो रेड कलर का होता है, जो बॉडी में होता है उसको ब्लड बोलते हैं। नहीं, ब्लड की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, रुधिर की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। रुधिर क्या है, ब्लड क्या है? इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, या हिंदी में कह लें यह एक संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक है। अब जब ये ऊतक है, जब ये टिश्यू है, तो ये किन्हीं प्रकार की सेल्स से मिलकर बना होगा। और वो सेल्स कौन सी हैं? हम पढ़ेंगे आरबीसी, हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी, हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स, माइक्रोफेज, ईस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, है ना, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ब्लड क्या है? ब्लड एक टिश्यू है, ब्लड एक ऊतक है। और ये ऊतक किन सेल्स से मिलकर बना होता है? ये सेल्स कौन सी होती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बहुत सारी सेल्स होती हैं। जब हम ब्लड का कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे ब्लड में क्या क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स क्या होती हैं, लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, डब्ल्यूबीसी क्या होती हैं, आरबीसी क्या होती हैं, तब हम समझेंगे कि ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है। अभी इतना समझो, सिर्फ ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इस बात को एकदम ध्यान से समझना। इसी बात पे पूरी क्लास आज अब होने वाली है कि कनेक्टिव टिश्यू। तो आज की क्लास कनेक्टिव टिश्यू पे एकदम कैटेगराइज होने वाली है। आपको समझना है कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। ठीक है, अब आप ये समझिए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, ये समझ लो कलकत्ता है और ये क्या है? दिल्ली। कलकत्ता से दिल्ली किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है, किसी चीज़ को पहुंचाना है, तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बाय रोड पहुंचाना है, अगर बाई ट्रेन से पहुंचाना है तो ट्रेन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बाई एरोप्लेन पहुंचाना है तो एरोप्लेन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसी तरीके से जब बॉडी के किसी भी पार्ट से किसी दूसरे पार्ट में किसी चीज़ को पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ज़रूरत होती है, तब वहाँ पे कौन आता है? ब्लड आता है। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे हमने खाना खाया, हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा चुका है, नहीं देखा तो एक बार फिर से जाकर डिस्क्रिप्शन पे लिंक आ रहा है ऊपर, वहाँ पे पहले क्लास देखिए। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने ब्लड में हमने क्या किया? खाना खाया। ठीक है, खाने में क्या था? कार्बोहाइड्रेट। वो किस में टूटा? कार्बोहाइड्रेट किस में टूटा? ग्लूकोज में। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। हमने ये डाइजेस्टिव सिस्टम में क्लियर कर लिया है कि कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है? ग्लूकोज में टूटता है। तो हमारे स्टमक में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटा। ठीक, और ग्लूकोज की ज़रूरत किसको है? दिमाग को। ठीक, अब यहाँ से देखो, पेट यहाँ है, स्टमक यहाँ है लेफ्ट साइड में। ठीक है, उल्टे साइड में पेट है और दिमाग कहाँ है? ऊपर। यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्लूकोज को पहुँचाने के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, जो ऊतक रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्लड। ठीक है, इसीलिए ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, यूरिया जहाँ बन रहा है, यूरिया जहाँ डिटॉक्सीफाई हो रहा है, ठीक है, हमारा ग्लूकोज जहाँ बन रहा है, हमारी बॉडी में कुछ भी कहीं बनता है और ज़रूरत कहीं और होती है। ठीक है, अगर ग्लूकोज हमारा स्टमक में ब्रेक डाउन हो रहा है और अगर उसको दिमाग को ज़रूरत है, हमारी आँखों को ज़रूरत है, हमारे हाथों को ज़रूरत है, हमारे पैरों को ज़रूरत है, किसी को भी ज़रूरत है, तो वो ज़रूरत कौन पूरी करता है? ब्लड पूरी करता है। और इसीलिए ब्लड को क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। ये एक जगह से दूसरे जगह चीज़ों को क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स पे ज़्यादा मगजमारी। तो आज की क्लास कनेक्टिव टिश्यू पे एकदम कैटेगराइज होने वाली है। आपको समझना है कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। ठीक है, अब आप ये समझिए,
ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। ये समझ लो कलकत्ता है और ये क्या है, दिल्ली। कलकत्ता से दिल्ली किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है, किसी चीज़ को पहुंचाना है, तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बाय रोड पहुंचाना है, अगर बाई ट्रेन से पहुंचाना है तो ट्रेन की ज़रूरत पड़ेगी, अगर बाय एरोप्लेन पहुंचाना है तो एरोप्लेन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसी तरीके से जब बॉडी के किसी भी पार्ट से किसी दूसरे पार्ट में किसी चीज़ को पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ज़रूरत होती है, तब वहाँ पे कौन आता है, ब्लड आता है, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे हमने खाना खाया, हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा चुका है, नहीं देखा तो एक बार फिर से जाकर डिस्क्रिप्शन पे लिंक आ रहा है ऊपर, वहाँ पे पहले क्लास देखिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ब्लड में हमने क्या किया, खाना खाया, ठीक है। खाने में क्या था, कार्बोहाइड्रेट, वो किस में टूटा, कार्बोहाइड्रेट किस में टूटा, ग्लूकोज में, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, हमने ये डाइजेस्टिव सिस्टम में क्लियर कर लिया है कि कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है। तो हमारे स्टमक में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटा, ठीक, और ग्लूकोज की ज़रूरत किसको है, दिमाग को, ठीक। अब यहाँ से देखो, पेट यहाँ है, स्टमक यहाँ है लेफ्ट साइड में, ठीक है, उल्टे साइड में पेट है और दिमाग कहाँ है, ऊपर। यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्लूकोज को पहुँचाने के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, जो ऊतक रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लड, ठीक है। इसीलिए ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। यूरिया जहाँ बन रहा है, यूरिया जहाँ डिटॉक्सीफाई हो रहा है, ठीक है, हमारा ग्लूकोज जहाँ बन रहा है, हमारी बॉडी में कुछ भी कहीं बनता है और ज़रूरत कहीं और होती है, ठीक है। अगर ग्लूकोज हमारा स्टमक में ब्रेक डाउन हो रहा है और अगर उसको दिमाग को ज़रूरत है, हमारी आँखों को ज़रूरत है, हमारे हाथों को ज़रूरत है, हमारे पैरों को ज़रूरत है, किसी को भी ज़रूरत है, तो वो ज़रूरत कौन पूरी करता है, ब्लड पूरी करता है। और इसीलिए ब्लड को क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। ये एक जगह से दूसरे जगह चीज़ों को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स पे ज़्यादा मगजमारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एकदम सिंपल ही समझ में आ जाएगा कि वाई ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। और परिसंचरण तंत्र कौन बनाता है, ब्लड बनाता है। उसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये सारे मिलकर क्या बनाती है, परिसंचरण तंत्र। चाहे वो धमनियाँ हो, सिरा हो, हमारा हार्ट हो, हमारे हार्ट में के अंदर बहने वाला जो ब्लड है, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। तो इसका काम क्या होता है, देखो पहला काम क्या बोला है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, पोषक पदार्थों का न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट। तो अब पोषक पदार्थ कौन से हैं, हमने जो खाया वही हमारे लिए पोषक पदार्थ है, हमने ग्लूकोज खाया वो पोषक पदार्थ है, हमने विटामिन खाया वो हमारे लिए पोषक पदार्थ है, हमने फैट्स लिया वो पोषक पदार्थ है। अब ज़रूरत वो किसी पोषक पदार्थ की कहीं और है, और वो बनता कहाँ पे है, उसका ब्रेकडाउन कहाँ पे हो रहा है, उसका ब्रेकडाउन स्टमक में हो रहा है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट मतलब पोषक पदार्थों का परिवहन कौन करता है, ब्लड करता है। एक कंसेप्ट कनेक्टिव टिश्यू, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कनेक्टिव टिश्यू क्लियर करो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट कौन करता है, ब्लड करता है। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परिवहन कौन करता है, नाइट्रोजन कहीं भी बने उसका ट्रांसपोर्ट किसको करना है, ब्लड को करना है। आपको पता है नाइट्रोजन की जब वृद्धि हो जाती है, ब्लड में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाता है तो कई बार सूजन आ जाती है ना, बहुत सारे अन्य रोग हो जाते हैं, हमारी हड्डियों में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। इसी तरीके से हार्मोन, आपको बताया था पेंक्रियाज में क्या होता है, पेंक्रियाज में आपको बताया था अल्फा बीटा और डेल्टा 3 टाइप की सेल्स होती हैं, तीन प्रकार की दीपिकाएँ होती हैं जिनसे अलग अलग हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ठीक है। और ये हार्मोन क्या करता है, ब्लड के ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर रहा था, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा था। तो ब्लड के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, और वो हार्मोन बन रहा है पेंक्रियाज में और वो मिल रहा है ब्लड में। तो ब्लड क्या हो गया, फिर से एक कनेक्टिव टिश्यू। तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन मतलब हार्मोन का परिवहन कौन करता है, ब्लड करता है, ठीक। अब एक और बात, आप ये समझो, हम बोल रहे हैं, ठीक है, आप सुन रहे हो, पेड़ पौधे ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, सारा प्रोसेस चल रहा है। आपने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन नाक से ली, नॉस्ट्रिल से ली, नॉस्ट्रिल से जैसे आपने ऑक्सीजन ली वो कहाँ पहुँची, आपके लंग्स में, ठीक है। लंग्स में क्या होता है, ये हमारा लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स की हमारी क्या है, कैविटी है। लंग्स की कैविटी को क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, ठीक है। जब हम आपको बताएंगे, जब हम आपको इसके बारे में बताएंगे, लंग्स के बारे में बताएंगे, जब आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताएंगे तो आपको बताएंगे कि हमारी लंग्स की क्या है, एल्वियोलाई, ठीक है। लंग्स की एल्वियोलाई में क्या होता है, एक तरफ से ब्लड आता है, ठीक है, एक तरफ से ब्लड आता है, कैसा, डीऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, मतलब ऑक्सीजन की तो मात्रा जो है वो कम है,
और जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो क्या है, बहुत ज़्यादा। एरो से समझो, ये क्या है, एल्वियोलाई। यहाँ पे क्या आ रहा है, एल्वियोलाई किसका पार्ट है, लंग्स का पार्ट है। और इसमें क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रही है, क्योंकि हमने क्या किया, सांस ली, कहाँ पहुँची, एल्वियोलाई में, लंग्स के एल्वियोलाई में पहुँची। और उससे क्या एसोसिएटेड है, उससे क्या जुड़ी हुई है, एक ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई है, एक ब्लड वेसल जुड़ी हुई है। तो उस ब्लड वेसल में क्या है, ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जब एल्वियोलाई और लंग एक दूसरे से मिलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूज़न होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जब डिफ्यूज़न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुँच ज़्यादा हो जाती है, इस लंग में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है और इस ब्लड वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई, ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई और ये ब्लड ऑक्सीजन लेके आगे बढ़ गया। अब पूरी बॉडी में जहाँ भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी वहाँ पे ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को पहुँचा देगा। फिर से इसने क्या किया, ऑक्सीजन बनी कहाँ, मिली कहाँ, लंग्स में। ज़रूरत किसको है, दिमाग में। ज़रूरत किसको है, पैर में। पूरी बॉडी में क्या किया, इसने ऑक्सीजन पहुँचा दी। तो फिर से इसने किसका काम किया, कनेक्टिव टिश्यू का काम किया। ऑक्सीजन बन तो कहीं और रही है, मिल तो कहीं सी और पार्ट से रही है, लेकिन पहुंच पूरी बॉडी में रही है, इसलिए इसको एक बार फिर से क्या बोला गया, कनेक्टिव टिश्यू। तो लास्ट पॉइंट क्या बोला है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हमारा ब्लड करता है। सिर्फ ऑक्सीजन का ही नहीं, जब हमारी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन करता है, और ब्लड ही करता है। तो यहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड को और शामिल कर लीजिएगा। ऑक्सीजन के साथ साथ किसका और परिवहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी कौन परिवहन करता है, कौन ट्रांसपोर्ट करता है, हमारा ब्लड। इसीलिए ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। मैंने बोला था कनेक्टिव टिश्यू समझ लोगे, ब्लड की पूरी जो फिलॉसफी है वो समझ में आ जाएगी, पूरी थियरी आपको समझ में आ जाएगी कि काम कैसे करता है। ठीक है, बात समझ में आती है। चलिए अब बात आती है इवोल्यूशन की, बात आती है फाइलोजेनी की, बात आती है कि किस तरीके से ह्यूमन हमारे इस अर्थ पे आया। और अर्थ पे आने के बाद ऐसा तो है नहीं कि हम बने और हमारे बनते ही हम इतने बड़े हो गए, हमारे 2 पैर हो गए, 2 हाथ हो गए, हम चलने लगे। तो ये सारी चीज़ें कैसे क्रमबद्ध विकास है। ठीक है, एक जगह से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, आपको पता है इवोल्यूशन में पहले हमारी प्रोकैरियोटिक सेल थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, यूकैरियोटिक सेल आई, है ना। यूकैरियोटिक सेल होने के बाद फिर बहुत सारी चीज़ें हुई। वाटर में सबसे पहले टाइम लाइफ आई, फिर वाटर से कहाँ पे आई, लैंड में आई। फिर इस तरीके से धीरे धीरे वो इवोल्यूशन हुआ। जब हम आपको वो बताएंगे, हमारा क्लासिफिकेशन बताएंगे पोरीफेरा से लेकर, पोरीफेरा से कहाँ तक हम पढ़ेंगे अपना, पोरीफेरा से हमारा मेमेलिया तक। ठीक है, मेमेलिया क्लास है। तो हम जब मेमेलिया, जिसके अंदर हमारा होमो सैपियंस आता है, ह्यूमन आता है, वहाँ तक जब हम पढ़ेंगे, मानव तक जब हम पढ़ेंगे, तो मानव तक हम ये समझेंगे कि किस तरीके से जो पहले के जो ऑर्गेनिजम्स थे, पहले की जो स्पीसीज थी, पहले के जो जीव थे, उनमें ब्लड किस तरीके से फ्लो होता था और मानव में ब्लड किस तरीके से फ्लो होता है। हम यहाँ की बात कर रहे हैं। हमें ऊपर की चीज़ों का भी तो पता होना चाहिए कि ऊपर कैसे ब्लड फ्लो होता था। मतलब पुराने टाइम पे जब ऑर्गेनिज्म बहुत ही लो लेवल पे जीते थे तो ब्लड कैसे फ्लो होता था। तो इसी कैटेगराइज में, इसी चीज़ को कैटेगराइज करने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से 2 पार्ट, एक ओपन टाइप और दूसरा क्लोज टाइप। इसको एक जनरल एग्जांपल से समझो। जब गांव में हम लोग रहते थे, जब शहर नहीं हुए थे, जब अर्बनाइजेशन नहीं था, सब लोग गांव में रहते, तो गांव में क्या होता था, एक कुआं होता था और उस कुएं में से जाके लोग बाल्टी डालते थे और पानी लाते थे, और पानी लाने के बाद क्या करते थे, अपना काम करते थे, सुचारू रूप से सारी चीज़ें चलाते थे। ठीक है, इसी तरीके से पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, अगर हम इनकी बात करें, पुराने फाइलम्स की बात करें, तो वहाँ क्या होता था, एक कैविटी होती थी, एक ब्लड की कैविटी होती थी एक जगह, जिसको साइनस बोलते थे। और इस कैविटी में क्या होता था, सारे जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो क्या होते हैं, डूबे होते हैं। उसी कैविटी से वो क्या करते थे, ब्लड लेते थे और उसी में फिर से वापस ब्लड छोड़ देते थे। ठीक है, सारा काम उस कैविटी से चलता था और उसी कैविटी मतलब कुएं से चलता था, वहीं से पानी ले जाते थे और जब गंदा हो जाता तो उसी में छोड़ जाते थे, वो अपने आप प्योरीफाई कर लेता था, साफ़ कर लेता था। ठीक,
लेकिन जब लोग मॉडर्न हुए, जैसे ही अर्बनाइजेशन हुआ, जैसे ही लोग शहरों में रहने लगे, तो शहरों में हमने क्या किया, एक घर बनाया, घर में टंकी बनाई और क्या पाइपलाइन फिट करी। अब हमें बाथरूम में पानी चाहिए तो हमने टोटी ऑन करी, टैप ऑन किया, हमको पानी मिल गया। हमको किचन में पानी चाहिए तो हमने टैप ऑन किया, पानी मिल गया। ठीक है, तो इसी तरीके से जब मैमेलिया पे हम लोग पहुँचे, जब हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए, बहुत ज़्यादा जटिल हो गए, तो हमारी बॉडी ने क्या कर लिया, हमारे बॉडी ने एक इवोल्यूशन कर लिया। उसने क्या कर लिया, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम बना लिया, जहाँ पे एक टंकी होती है, उस टंकी में ब्लड भरा होता है और उस टंकी से क्या होती है, पाइपलाइन जुड़ी होती है और ऑर्गन वहाँ पे जाके क्या लेता है, वाटर या ब्लड लेता है। इस टंकी को क्या बोला हमने, हार्ट। और जो हमारे ऑर्गन है, लेट सपोज अगर लंग को ज़रूरत है, या लेट सपोज हमारे हेड को ज़रूरत है या ब्रेन को ज़रूरत है, तो ब्रेन हमारा क्या हो गया, ऑर्गन। हमारा किचन, वहाँ उसको ब्लड मिल रहा है और ब्लड आ कहाँ से रहा है, उस टंकी से आ रहा है। उस टंकी को क्या बोला, हार्ट। और जो पाइपलाइन थी, उस पाइपलाइन को क्या बोला, हमने क्या बोला, आर्टरी और वेन। अगर उसमें शुद्ध रक्त बह रहा है, अच्छा पानी बह रहा है तो उसको आर्टरी बोला, और अगर अशुद्ध रक्त बह रहा है तो उसको क्या बोला, वेन बोला। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। ओपन टाइप और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस है, ये समझ में आया। जब ब्लड एक कैविटी में भरा होता था, साइनस में भरा होता था और ऑर्गन उसमें डूबे हुए होते थे, तो उनको क्या बोलते थे, ओपन टाइप का सर्कुलेशन। और जब क्लोज टाइप हुआ तो सारी चीज़ें क्या हो गई, पैक हो गई। धमनी और सिराओं में ब्लड बहने लगा, हमारे हार्ट में ब्लड बहने लगा। ठीक है, आर्टरी को क्या बोलते हैं, धमनी, और वेन को क्या बोलते हैं, शिरा। तो धमनी और शिराओं में ब्लड बहने लगा, हार्ट और हृदय में ब्लड जमा होने लगा। और अगर ब्रेन की बात करें तो हमारे मस्तिष्क को क्या मिलने लगा, ब्लड मिलने लगा। तो इसी टाइप पे सर्कुलेटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल बताओ, तो ऑर्थ्रोपोडा में जो भी लोग आते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे उसमें कैसा होता है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, खुला टाइप का परसन चला तंत्र होता है। एग्जाम्पल अगर हम ऑर्थ्रोपोडा की बात करें तो कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच जो हमारा पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना है ना। और तो इसके बाद जो जितने भी बर्ड्स, जितने भी कीट पतंगे होते हैं, जितने भी इंसेक्ट होते हैं, वो किस में आते हैं, ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं। इसी टाइप से मोलस्का, जितने भी मोलस्क होते हैं वो किस में आते हैं, मोलस्किया में आते हैं। जब आपको बताएंगे, जब आपको पढ़ाएंगे पोरीफेरा सिलेंट्रेटा से लेकर हमारा कॉर्डेटा तक जब आपको डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे कि किस फाइलम के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है। अभी इतना समझ लीजिए कि मोलस्का में क्या होता है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। एग्जाम्पल क्या है उसका, ऑक्टोपस और स्नेल। अभी के लिए इतना समझिए, ऑक्टोपस और स्नेल। जब हम आपको समझाएंगे पूरी कैटेगरी क्लासिफिकेशन समझाएंगे तो वहाँ से आप सर्कुलेटरी सिस्टम को ज्वाइन कर लेना खुद से, कि आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फला एग्जाम्पल है, इसमें कैसा टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो आपको पहले ये अप्रोच लगानी है कि ये किस में आता है, ये कौन से फाइलम में आता है, ये ऑर्थ्रोपोडा में आता है, मोलस्का में आता है, या फिर मैमेलिया में आता है, कॉर्डेटा में आता है, किस में आता है, ये पहले आपको ये अप्रोच लगानी है। देन आपको ये अप्रोच लगानी है कि इसमें ओपन टाइप होता है या क्लोज टाइप। इसीलिए अगर क्लोज टाइप की बात करें तो क्लोज टाइप किस में होता है, ह्यूमंस में होता है, मानव में होता है। मतलब ब्लड अब कहाँ आने लगा, अब हृदय में ब्लड भरने लगा और धमनी और सिराओं से बहने लगा। ठीक है, तो ये थी अभी तक की हमारी जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अगली क्लास में हम लोग आगे का इसका स्टार्ट करेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे और पूरा सर्कुलेशन पढ़ेंगे, किस तरीके से सर्कुलेशन होता है, कैसे ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है और किस तरीके से सारी चीज़ें कंटिन्यू होती हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए, देखते रहिए माउंटेन एकेडमी कैंपस को। धन्यवाद।